बता दो बेटा एक बार। मेरी स्क्रीन विजिबल है? चलो ठीक है, बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था हमारी, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो ओवर हो चुका है। अब हम अपने सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। लास्ट पार्ट में कुछ टर्म्स मिले थे हमें वी शेप के, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जिसको कहते हैं। मैंने नहीं बताया था क्या कहते हैं उसको। आज की क्लास में, आज से सेकंड पार्ट से हम समझेंगे कि एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीकेज क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा और गामा रेज जो ओरिजिनेट हुए हैं वो यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, ये रेज क्या होते हैं। इन चीजों के बारे में आज डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद एक क्लास हमें और लगेगी, या प्रोबेबली दो क्लास, आई डोंट नो, बट हाँ 2 क्लास लग जाएगी, एक पीवाईक्यूज भी ले लेंगे तो 2 क्लास, यानी कि इस वीक तक हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। तो लास्ट की क्लास में हमने जहाँ पे अपना छोड़ा था, जो भी बेसिक्स टर्म हमें कवर करने थे, हमने सारे बेसिक्स टर्म्स कवर कर लिए थे। जितनी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी थी न्यूक्लियस की, प्रॉपर्टीज देख ली थी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डीके के साथ, ठीक है। चलिए, तो आते हैं सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी का अगर बेसिक डेफिनेशन मैं बताऊं तो वो होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो एक देखो, एक सबसे मेजर टर्म क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशंस। स्पॉन्टेनियस इमिशंस क्या होते हैं, जो अपने आप इमिशन होता है। स्पॉन्टेनियस ये जो वर्ड होता है ना, इस वर्ड का मतलब होता है बाई सेल्फ, बाई सेल्फ। तो सपोज करो एक मेरे पास न्यूक्लियस रखा हुआ है, उस न्यूक्लियस में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज वो रखा हुआ है, जैसा नेचर में पाया जाता है वैसे उसको मैंने रखा हुआ है। अब मैं क्या देख रहा हूँ ना, कि उस न्यूक्लियस से कुछ इमिशंस हो रहे हैं, कुछ रेडिएशंस निकल रही, कुछ रेज निकल रही हैं। ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशंस हो रहे हैं, जो अपने आप हो रही हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो सब्सटेंस इस फिनोमेना को दिखा रहे होते हैं उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब सब्सटेंस क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। बेसिकली जो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना को शो कर रहे होते हैं, उन न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। तो मैंने बेसिक डिफरेंशियल समझा दिया कि एक एज इट इज नेचर में जैसे पाया जाता है वैसा न्यूक्लियस रखा हुआ है, और उससे कुछ इमिशंस हमने देखे हैं कि कुछ इमिशंस निकल रहे हैं। अब तक हमें नहीं पता कि वो इमिशंस किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, उस इमिशंस का इफेक्ट क्या होता है। उसी चीज को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि वो इमिशंस कितने तरह के होते हैं। अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग इमिशंस निकालते हैं, उन इमिशंस का इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है और उन न्यूक्लियस पे क्या असर पड़ता है, और उन इमिशंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सब चीज को इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ओनली अनस्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी बात कि जो सबसे पहली कंडीशन है रेडियो एक्टिविटी शो करने की, वो होती है जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वही इस चीज को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, अगर कोई स्टेबल है वो इस इमिशन को शो बिल्कुल भी नहीं करेगा, अनस्टेबल है वही शो करेगा। अच्छा, न्यूक्लियर चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि अनस्टेबल चीजें ही जो होती है ना, एक्चुअल में वही चीजें काम कर रही होती हैं। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो फिजन और फ्यूजन वाला, तो उसमें भी क्या हुआ था कि यूरेनियम 235 जो मेरे पास था, वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई था। उसमें से फिजन और फ्यूजन परफॉर्म कराने के लिए मैंने एक न्यूट्रॉन दे करके उसको अनस्टेबल किया था। सेम चीज यहाँ कंटिन्यू हो रही है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वही सिर्फ करेगा रेडियो एक्टिविटी को शो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, a particular nuclide element can radiate only a particular type of radiations at a time according to its requirement of stability, ठीक है। तो ये पॉइंट तो बहुत सिंपल सा है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो एक ही तरह के रेडिएशंस करेगा, ठीक है। तो वन न्यूक्लियाई वन रेडिएशन। सपोज कोई एक न्यूक्लियाई अल्फा रे निकाल रहा है, तो वो अल्फा रे ही निकालेगा एक टाइम पे। ऐसा नहीं है कि उस एक न्यूक्लियाई से अल्फा बीटा दोनों रे निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियाई एक टाइम पे एक तरह का रेडिएशन ही दे सकता है। अब साइंटिस्ट कौन थे, बेक्यूरेल साहब थे, जिन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था। इसलिए इस चीज को बेक्यूलर रेडिएशंस भी कहते हैं। और आगे आप पढ़ेंगे कि बेक्यूरल बी क्यू जो होता है, इसको एज अ एसआई यूनिट भी यूज किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। एक यूनिट ही बना दी गई थी टू ऑनर द साइंटिस्ट।
और लास्ट पॉइंट क्या है, लेटर क्यूरी कपल डिस्कवर्ड मेनी अदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले डिस्कवरी जो थी वो बेक्यूरेल साहब ने की थी, पर जो नोबेल प्राइज मिलता है रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज में और रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में काम करने के लिए, वो इन क्यूरी कपल को, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी को मिलता है। ये हस्बैंड थे और ये वाइफ थी। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल करके बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिस्कवर किया था, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ी थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरी क्यूरी की जो डेथ हुई थी उसमें बहुत बड़ा रीजन भी यही कहा गया था कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर उनको मिल गया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के रेडिएशंस का। तो बहुत सारे रेडिएशंस को अब्सॉर्ब उनकी बॉडी ने कर लिया था, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी इवेंचुअली। तो एक चीज इससे पता चलती है कि रेडिएशन जो होते हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं, कि जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था उसी की डेथ हो गई थी, क्योंकि उस टाइम उतने इक्विपमेंट्स हमारे पास अच्छे होते नहीं थे। साइंटिस्ट यूजुअली ऐसे ओपन बॉडी ही परफॉर्म करते थे, और एक ऐसी नई चीज मिली थी जिसके बारे में पता भी नहीं था। बाद में पता चल गया तो ठीक है, फिर हम लोग यूज कर लेते हैं अपने किट वगैरह। उस टाइम पे तो उतनी चीजें पता भी नहीं थी। तो साइंटिस्ट ओपन बॉडी जाते थे, जिस कारण से मैरी क्यूरी की डेथ हुई थी। तो मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए, नोबेल प्राइज भी मिला था इस रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में काम करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे। तो डिस्कस हमने कर लिया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है। अब बात करते हैं कि रेडिएशंस जो होते हैं वो कितने तरह के रेडिएशंस होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था रेडिएशंस को पढ़ने के लिए, वो रुदरफर्ड साहब ने किया था। इनका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था एटम्स में, वो भी आप लोगों को याद होगा। तो कुछ उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट इन्होंने रेडिएशंस को भी परफॉर्म करने के लिए किया था। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटे से ऑब्जॉर्बर न्यूक्लियर पीबी के बॉक्स को, जिसको कि न्यूक्लियर रेडिएशंस का बेस्ट ऑब्जॉर्बर माना जाता है पीबी के लेड के बॉक्स को, उसमें क्या किया इन्होंने, he put a sample of radioactive substances in a lead box and allowed the emission of radiations through a small hole only। तो एक पीबी का बॉक्स लिया उन्होंने, उसमें एक छोटा सा होल किया और उससे अलाउ किया रेडिएशंस को निकलने के लिए। मतलब कि पीबी के बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डाला और उसके छोटे से होल से रेडिएशंस को निकलने दिया। तो इन्होंने क्या देखा, व्हेन द रेडिएशन एंटर इनटू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स। अब जैसे ही रेडिएशन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आई, उन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी थी, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारा पीबी का बॉक्स है, ये इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रेडियम है, ये देखो ये रेडियम है, और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस माइनस। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आई ना, दे स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स। अब एक रेडिएशन जो आ रहा था वो तीन तरीके में बट गया, तीन तरफ से बट गया वो। ठीक है, radiations which deflect towards negative plate are called alpha rays, radiations which deflect toward positive plates are called beta rays, radiations which are unreflected are called gamma rays। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो रेडिएशंस हमारे नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए उनको हमने कहा अल्फा रेज। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस माइनस दो टर्मिनल होते हैं हमारे पास। तो जब हमने रेडिएशन को पास करने दिया तो कुछ रेडिएशन जो नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होकर चले गए उनको हमने कहा अल्फा रेज, कुछ जो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होकर चले गए उनको हमने कहा बीटा रेज, और कुछ जो अनडिफ्लेक्ट चले गए, ना पॉजिटिव की तरफ गए ना नेगेटिव की तरफ, उनको गामा रेज कहा। यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हमारे अल्फा रेज, बीटा रेज जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, और गामा रेज अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग अपने थॉट से इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई रे नेगेटिव प्लेट पे अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो क्या रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा। अल्फा रेस हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे आप लोगों को याद होगा कि अल्फा रेज हमारे कुछ नहीं, 2He2+, ये होता है हमारा अल्फा रेज। इस पे आप देख रहे हैं दो प्लस, ऊपर 2+ चार्जेस होते हैं, ये +2 चार्ज। यही +2 चार्ज का कारण है कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसके पास +2 चार्ज है, यानी कि क्या है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। इस कारण से ये नेगेटिव फ्लैट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अच्छा, बीटा रेज आप लोग आगे पढ़ेंगे। बीटा रेज किस में अट्रैक्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज की तरफ, सॉरी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बीटा रेज। यानी कि कहीं ना कहीं बीटा रे की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या रही होगी, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा।
तो बीटा रे के पास, आगे आप लोग वेरीफाई भी कीजिएगा इस चीज को, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। और जो हमारा गामा रे अनडिफ्लेक्टेड जाता है ना, इसके पास नो चार्ज होता है। ये बस एक सिंपल रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, इसके पास कोई चार्ज नहीं होती है। ये चीज हम लोग आगे चेक करेंगे, ठीक है। फिर जिस तरीके से ये डिफ्लेक्शन शो हुए ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, इसी के बेसिस पे इन तीनों रेस को डिफाइन किया गया कि इन तीनों रे की प्रॉपर्टी क्या रही होगी। तो नाम दिया गया अल्फा, बीटा और गामा रे। और जो डिडक्शन अभी हमने किया था, एग्जैक्टली वही डिडक्शन साइंटिस्ट ने भी किया, कि अगर कोई चीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी उसके अंदर कोई नेगेटिव प्रॉपर्टी रही हो कि नेगेटिव चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे होंगे। जो चीज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसके अंदर पॉजिटिव चीजें ज्यादा रही होंगी। और जो अनडिफ्लेक्टेड जा रही हैं, उसमें दोनों चीजें बैलेंस्ड रही होंगी या न्यूट्रल रही होंगी। तो इसी बेसिस पे अल्फा रेस को हमने क्या कहा, दीज आर स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज पार्टिकल नेचर। अल्फा रेस क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है और उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। बीटा रेस को हमने क्या कहा कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये भी पार्टिकल नेचर के होते हैं। गामा रेस को हमने कहा कि इनकी चार्ज जीरो होती है, और लेटर ऑन डिस्कवरी में पता चला कि एक्चुअली में ये एक वेव होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अल्फा और बीटा रे जो होता है ना, वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और जो हमारा गामा रे होता है वो वेव नेचर शो करता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अल्फा, बीटा, गामा रे में से कौन सा पार्टिकल नेचर है, कौन सा वेव नेचर है। तो याद रखिएगा, अल्फा और बीटा रे दोनों में इलेक्ट्रॉन एक में ज्यादा होता है, एक में इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो दोनों पार्टिकल नेचर शो करते हैं। और गामा रेज क्योंकि न्यूट्रल होता है, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग डिस्कवर किया कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? मालिनी, आपको भी क्लियर है बेटा? चलो बढ़िया है, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। और अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज और बीटा रेज की प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। तो देखो, आइडेंटिटी की अगर बात करें, तो अल्फा पार्टिकल्स मैंने आपको बताया क्या होता है, He4 प्लस, He4 प्लस He2 प्लस आयंस होते हैं, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, 2He4 2 प्लस, ठीक है। ये एक अल्फा रे का रिप्रेजेंटेशन होता है। बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीटा रेज। और ये माइनस और प्लस, बीटा नॉट और बीटा माइनस में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बीटा रेज हमारे दो तरीके के होते हैं, इसको भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक माइनस बीटा होता है और एक प्लस बीटा होता है। तो जो माइनस बीटा होता है उसका जीरो होता है, और ये जो प्लस बीटा होता है इसमें एक -1 का चार्ज होता है, ठीक है। और जो गामा रेज होता है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ये तो हमने बात कर ही ली कि गामा रेज हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। चार्ज की बात करें, तो +2e चार्ज होता है अल्फा रेस पर, बीटा पार्टिकल्स पर -e चार्ज होता है। और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल चार्ज होते हैं। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि इसी बेसिस पर पता चला कि कौन पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो रहा है, कौन नेगेटिवली अट्रैक्ट हो रहा है, उस बेसिस पर हमने डिवाइड कर रखा था। चलिए, अब मास की बात करें, तो जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है ना, वो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। क्यों? क्योंकि सादी सी बात है, He4 को हम लोग बता रहे हैं, तो जो He का मास होता है वही सेम मास हो जाता है हमारे अल्फा पार्टिकल्स का। तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है, या 4 AMU कह सकते हैं आप लोग उसको। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका मास जो होता है वो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बस। इसलिए ये
जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो होते हैं। अच्छा, आगे चल के पता चलेगा कि जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो जीरो होता है एक्चुअली में। तो इनका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। और जो गामा रेज होते हैं इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक वेव है, पार्टिकल तो है ही नहीं, तो इनका मास ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है इनको, अल्फा पार्टिकल जो है उनका डिफ्लेक्शन होता है, बीटा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। नीट के एग्जाम में वन ऑफ द ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी चीज पर कि डिफ्लेक्शन किसका होता है मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर। इतना सिंपल नहीं था, वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दी गई थी कि सपोज कीजिए कहा गया आपको कि एक जो उनका वो एक्सपेरिमेंट था, तो क्वेश्चन वैसे बनाते हैं वो लोग कि सपोज रुदरफर्ड ने इसके लेड के बॉक्स में एक रेडियम के सब्सटेंस को रखा, उसमें खोल किया, उसमें से देखा गया कि एक्स पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हो रहा है और जो वाई पार्टिकल है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो बताओ कि एक्स और वाई अल्फा बीटा में क्या क्या है, कौन है। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछता है, पर कोर थ्योरी यही थी कि बीटा का जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होता है किससे, अल्फा के डिफ्लेक्शन से, और जो गामा रे होता है वो तो नो डिफ्लेक्शन पे जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट तो सब लोग याद रखते हैं, पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग भूल जाते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जो मेरा अल्फा बीटा और गामा रे है, सिंपल सिंपल बात है, अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, He2 4 2 प्लस, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बीटा माइनस जीरो या फिर बीटा माइनस, और इसका रिप्रेजेंटेशन तो ये गामा ही होता है, और इसके पास कोई चार्जेस पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि इसका मास क्या होता है, तो इसका मास होता है 4 at AMU, या फिर 4 into मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मास होता है इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मास तो होता है जीरो, क्योंकि ये एक वेव की तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसका चार्ज कितना होता है, तो +2 होता है इसका चार्ज। इसका चार्ज कितना होता है, -इलेक्ट्रॉन। और इसका चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज भी जीरो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें होता है डिफ्लेक्शन, इसमें होता है डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन अल्फा, और इसमें नो डिफ्लेक्शन। तो यही तीन चार चीजें हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछेंगे तो होपफुली इसी में से कुछ क्वेश्चन रहेगा आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके इस चीज को याद कर लीजिएगा कि किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हालांकि याद करने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, कुछ टाइम बाद क्वेश्चन सॉल्व करते करते खुद ही याद हो जाएगा। जैसे अल्फा पार्टिकल, आई होप कि आप लोग यूज टू हो चुके होंगे कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, इतनी बार क्वेश्चंस में यूज हो चुका है। बीटा एक नया पार्टिकल है तो उसको याद कर लीजिएगा, और गामा में तो खैर कुछ है ही नहीं, ना मास है, ना चार्ज है, ना डिफ्लेक्शन है, तो वो तो ऐसे भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस एक बीटा को याद करने की जरूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है सब कोई को, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा क्लियर है। मान लीजिए जुवेरिया को क्लास ज्वाइन करने में कुछ दिक्कत हो रही है, जरा उससे एक बार बात कर लेना कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। शायद तुम्हारे में जो ग्लिच आ रहा था ना कि केमिस्ट्री की क्लास शो कर रही है, वही सेम ग्लिच उसका भी हो रहा है। एक बार उससे बात कर लेना कि क्या हो रही है उसको दिक्कत। आई डोंट नो ये दिक्कत कहाँ से हो रही है, क्योंकि मेरे साइड से तो कोई टेक्निकल ग्लिच था नहीं जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था। अभी के टाइम पे मैसेज आ रहे हैं उसके, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो, टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब हमने जो 3 डीके पढ़े थे, इन तीनों डीकेस को हम लोग थोड़ा डिटेल में अब एक्सप्लोर करेंगे। इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं,
सबसे मेन फोकस रहेगा हमारा एनर्जी वैल्यू पे, क्योंकि एनर्जी वैल्यू ही आपकी वो चीज है जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी एक चीज है, पर एनर्जी वैल्यूज पे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, क्योंकि कई बच्चे कभी कभी वैल्यूज कंसिडर नहीं करते हैं, एक्स की मास, वाई की मास, पेरेंट एटम की मास, फिर हमारा इससे मल्टीप्लाई करना होता है सी से। तो कई बार बच्चे उस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं, इस कारण से दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन में। बाकी जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बेसिक एडिशन आनी चाहिए आपको और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिके है हमारा अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या होता है? मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, द डिके इक्वेशन इज। अब ये क्या कहना चाह रहा है? तो डीके क्या होता है ना बेसिकली, कि पार्टिकल के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल का जो वेट है ना वो एक निकल जाता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो एक अल्फा पार्टिकल का वेट निकल जाता है। ठीक है। सपोज करो, अगर मैं एकदम एकदम लेमैन टर्म में समझाऊं आप लोगों को कि डीके कैसे काम करता है, तो मान लो आपके पास ना एक कैरी बैग है। ठीक है, ये मेरे पास एक कैरी बैग है। इस कैरी बैग में मेरे पास सपोज कर लो 10 kg का एक कोई सामान है, एक कोई 5 kg का सामान है, एक कोई 2 kg का सामान है, एक कोई 1 kg का सामान है, और एक कोई, यार नहीं देते, इतना ही काफी है। ठीक है, तो ये मेरा कैरी बैग है। अब अगर मैं कहूं कि इस कैरी बैग में से मुझे ये 5 kg का सामान बाहर निकालना है, मैंने बाहर निकाल लिया, मुझे इसकी जरूरत थी। तो अब मेरा कैरी बैग कैसा बन गया? ये ऐसा मेरा कैरी बैग बना। और इसमें से बेसिकली हुआ क्या, कि अब इसमें एक 10 kg का सामान है, एक 2 kg का सामान है, और एक 1 kg का सामान है। ठीक है। अब इस कैरी बैग का इनिशियल वेट कितना था? 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18, 18 kg। बाद में इसका वेट कितना हो गया? 10 दोबारा 1, 13 kg, प्लस 5 kg का ये सामान। तो देख सकते हो ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन रहा है, कि यहाँ 18 kg था पूरे कैरी बैग के अंदर। अब क्या हो गया? एक 5 kg का सामान बाहर है और बाकी 13 kg कैरी बैग में है। तो 5 और 13 अभी भी टोटल मिला करके आरएचएस के साइड में भी कितना बन रहा है? 18 kg। एलएचएस भी 18 kg है। बस यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है हमारा रेडिएशन के अंदर। बस अंतर क्या होता है कि उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर में खेल हो रहा होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट है रेडिएशन का। अब रेडिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इक्वेशन देखो। ये जो एक्स एलिमेंट है ना मेरे पास, इसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। ये मेरी वो बड़ी वाली जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी, इसकी तरह एज्यूम कर सकते हो एक्स को। जो ये वाई है ना, ये मेरी बोरी बाद की है 5 kg का सामान निकालने के बाद। और ये जो एच ई दिखा रहा है आपको अल्फा रे, वो ये 5 kg का सामान है। तो ये चीजें काम कैसे करती हैं, कि समझ लो ये मेरी बोरी है, बोरी में से मैंने 5 kg का सामान निकाला और जो बची खुची चीजें हैं उसको वाई कहा। तो जो एक्स है उसको हम लोग पेरेंट कहते हैं। पेरेंट में से डॉटर को निकाला हमने बाहर, जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है। बस वही सेम उसी के नाम पे टर्म को रखा गया है, कि एक पेरेंट होती है, पेरेंट के अंदर से जब न्यू बॉर्न बेबी बाहर निकलता है तो उसको डॉटर कहते हैं। ठीक है, बस वही चीज है। एक पेरेंट है, उसके अंदर से कुछ चीजों को बाहर निकाला और जो बची खुची चीज है उसको डॉटर एटम कह दिया। तो देखो, सपोज करो ये जो मेरी बोरी है इसको मैंने नाम दिया, क्या कहा मैंने? एक्स कहा। अब एक्स का कुछ रहा होगा एटॉमिक नंबर, कुछ मास नंबर रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने इसको जेड और ए एज्यूम कर लिया। इसका एटॉमिक नंबर जेड है और इसका मास नंबर ए है। ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या निकाला? अल्फा रे को निकाला है। तो यहां आ गया वाई प्लस अल्फा रे अल्फा। ठीक है। अब अल्फा रे जो मेरा निकला है, अल्फा रे का हमको पता है क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। जब अल्फा रे निकल गया, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर ये z है और ये 2 है, तो इस y का एटॉमिक नंबर कितना रहना चाहिए? Z-2, क्योंकि तभी ये Z-2 प्लस ये 2 मिलकर के Z बना देगा। और इसका मास नंबर कितना रहना चाहिए? A-4, क्योंकि तभी ये A-4 प्लस 4 मिलकर के मेरा A के बराबर कर देगा। बस यही है मेरी अल्फा रे का डीके इक्वेशन। ये क्या है आपका?
डीके इक्वेशन फॉर अल्फा रे। बस इतनी सी खेल थी ये तो हाँ, डीके इक्वेशन अल्फा रे का। ठीक है, अब इसी में ये जो x है इसको हमने पेरेंट कह दिया, ये जो y बचा इसको हमने डॉटर कह दिया, और ये जो अल्फा था ये तो अल्फा था ही। तो जो मेरा एक्स न्यूक्लियस था ना उसमें से जब अल्फा रे का रेडिएशन, एक रेडिएशन निकल रहा है ना, तो ऐसा ऐसा इक्वेशन बन रहा है कि एक न्यूक्लियस था उसमें से अल्फा रे निकल गया, जो बचा खुचा चीजें उसको हमने डॉटर कह दिया। और इक्वेशन बैलेंस करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको एडिशन करनी है कि अगर पहले जेड था तो दो निकालने के बाद, दो एटॉमिक नंबर निकालने के बाद एटॉमिक नंबर कितना बचना चाहिए, Z-2, और सेम गोज विथ मास नंबर। In this decay, the total mass of product is less than the mass of parent. This difference in mass appears as kinetic energy of the products, the disintegration energy और Q value. अब देखो, ये तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, पर क्या देखा गया ना कि जो मास था ना उसका एक चेंज आ रहा था पेरेंट एटम और डॉटर प्लस अल्फा में। मतलब कि जो मेरा मास था ना इस एक्स का, वो मास वाई और एच के मास से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था। ये चीज हमने पहले भी देखी है फिजन और फ्यूजन वाले प्रोसेस में भी, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो पिछले में उसको कुछ और नाम दे देते थे, इस बार क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। कुछ नहीं, बस एक फैंसी सा नाम दे दिया है, काम वही कर रहा है। बस क्योंकि इस बार डिसइंटीग्रेशन में एनर्जी जा रही थी तो इसका नाम दे दिया डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अब डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होगी, आप लोगों ने एनर्जी के बारे में इतना कुछ पढ़ रखा है, तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या रही होगी, मैंने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट से डिड्यूस करना है। स्टेटमेंट क्या है कि जो पेरेंट का मास है उसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू डॉटर और अल्फा के मास के। तो ये जो मास का डिफरेंस आ रहा है यही आपकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है। और मास को का जब डिफरेंस लिखेंगे तो सपोज करो ये मेरा डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ पेरेंट, तो इसको एम एक्स लिख देते हैं, माइनस मास ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ अल्फा, तो मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा। ये मेरा हो गया मास डिफेक्ट। इसको हमने क्या कहा, इसको कहा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। अब एक और चीज हमने पढ़ रखा है पीछे के क्लास में कि अगर मास को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर से। डेल्टा ई हमारा क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इस डेल्टा एम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर से तो वो क्या बन गया, हमारी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अगर इसको एक्सपैंड करके लिखे तो क्या होगा, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा इंटू सी स्क्वायर। यही आपकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का इक्वेशन है। ये क्यू क्या दिखाता है, आपकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो जो पीछे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे वही चीज है, बस नाम बदल करके एक फैंसी सा नया नाम दे दिया गया, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी मास डिफेक्ट और एनर्जी डिफेक्ट यहाँ पे आ रहा होगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं भी अगर आपको मास डिफेक्ट या एनर्जी डिफेक्ट टर्म दिखे तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आरएचएस में जो मास या एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, सॉरी एलएचएस में जो मास या एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आरएचएस। तो एलएचएस माइनस आरएचएस करेंगे तो मास आ जाएगा, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मास डिफेक्ट की एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है सब कोई को? गुड इवनिंग जुवेरिया। आपका कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा था बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लास थोड़ी अगर नहीं समझ में आएगी तो, अगर पहले से पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लास समझ आएगी तो रिकॉर्डिंग देख लेना। और बाकी कोई डाउट हो तो मुझे एसएमएस कर, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, दीपिका, मालिनी, आपको समझ में आ गया बेटा? चलिए बढ़िया। सर स्वाइप की तो धरन सर के बाद आपका दिखाया, अच्छा अच्छा। मैंने जुवेरी मालिनी को कहा था कि वो थोड़ी तुम्हारी हेल्प कर दे, क्योंकि मालिनी को भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी, उसने मुझे मैसेज किया पर फिर उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। आई डोंट नो क्या हुआ था, बट उसको भी शायद सेम प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने मालिनी को कहा कि आप थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा दूसरा डीके।
जो कि है क्या, बीटा डीके। तो अल्फा डीके हमने बहुत पढ़ लिया डिटेल में, अब है बीटा डीके। बीटा डीके में बस याद रखना चीजें सेम काम कर रही होंगी आगे हर डीके के अंदर, जो हमने इक्वेशन, जैसे इक्वेशन यहाँ पे आपको सिखाया है, ये जो बैक का एग्जाम्पल दे करके, यही बैक का एग्जाम्पल हर जगह चलेगा। बस अल्फा में जो 2 और 4 था मास नंबर और एटॉमिक नंबर, वो चेंज हो जाएगा बीटा में, और वो चेंज हो जाएगा किसमें, गामा में। तो बस उस हिसाब से थोड़ा सा जो प्लस माइनस की चीजें हैं उसको एडजस्ट करना होगा, और कोई मुश्किल नहीं आएगी। सारा खेल प्लस माइनस का है, सारी डिफेक्ट सब कुछ सेम रहने वाली है। चलिए आते हैं बीटा डीके में। अब बीटा डीके में पहला डीके जो होता है वो होता है माइनस बीटा डीके, ठीक है, बीटा माइनस डीके। तो इसका जो ए है वो है क्या, बीटा माइनस डीके। द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस अंडरलाइंग बीटा माइनस डीके इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। तो जो एक बीटा डीके का जो बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है कि एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, बेसिक सा इक्वेशन होता है, जो कि पूरा छिपा हुआ होता है किसके, बीटा डीके के प्रोसेस के अंदर। ये जो चीज है ना, ये जो इक्वेशन है, यही कोर में है, ये कोर इक्वेशन है बीटा डीके की, बीटा माइनस डीके की। ये एक कोर इक्वेशन है। क्या होता है इसमें, न्यूट्रॉन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, प्रोटॉन में, और इस प्रोसेस में क्या निकलता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, और जो ये एंटी न्यूट्रिनो होता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, ये एकदम एज इट इज पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता है ये। बस जो एनर्जी का जो डिसबैलेंस होता है ना, उस एनर्जी के डिसबैलेंस को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एंटी न्यूट्रिनो को फील्ड में उतार दिया था। अब आपको पता होता है कि हर चीज का, और क्योंकि ये तो एक्चुअल में केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में हर चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, मैंने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मास नंबर को भी एडजस्ट कर लिया, एटॉमिक नंबर को एडजस्ट कर लिया, पर एनर्जी का डिफरेंस है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको फैंसी सा नाम दे देते हैं, एंटी न्यूट्रिनो कह देते हैं इस चीज को। तो ये बस वही सी चीज है, ये पार्टिकल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, इस पे बहुत डिबेट होते हैं। पर क्योंकि अभी के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो एनर्जी का डिफेक्ट आता है उसको समझने के लिए एंटी न्यूट्रिनो डाल देते हैं, कि जो भी बची खुची एनर्जी का डिसबैलेंस हुआ है ना, वो सब इसी की वजह से हुआ है। तो ये एनर्जी डिसबैलेंस के काम आती है बस। बाकी जो हमारा इक्वेशन है, वो देखो, इक्वेशन बहुत सिंपल सा है। बीटा डीके की मैंने आपको इक्वेशन क्या कही, बीटा माइनस डीके कैसे काम कर रहा है, न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर रहा है प्रोटॉन में, और उस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। अब देखो, जो मैंने आपको बोडी वाला एग्जांपल समझाया था, उस बोडी वाले एग्जांपल से देखते हैं। न्यूट्रॉन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है और जो मास नंबर होता है, वो तो एग्जिस्ट, मास नंबर तो हमारा एग्जिस्ट नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर तो कुछ होता नहीं है, और चार्ज कुछ होता नहीं है इसका। तो इस केस में ना, जो एक्स वाले केस में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे खेला था ना, यहाँ पे वो हम लोग खेलेंगे मास और चार्ज पे, ठीक है, मास और चार्ज पे खेलेंगे। तो मुझे बताओ कि जो ये न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन एटम का मास कितना होता है, 1 AMU होता है, 1 AMU होता है, और इसका चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज होता है 0। चार्ज को हम लोग इस साइड लिख रहे हैं, ध्यान देना, चार्ज 0 होता है। अब जो मेरा प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन का मास कितना होता है, इसका मास भी 1 होता है, 1 AMU, और इसका चार्ज कितना होता है, 1। हमको बस इतना सा करना था, मुझे बस चाहिए था कि मैं न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना दूं। मैंने न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना दिया, पर इक्वेशन मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। दोनों का जो मास मास है वो तो 1 1 है, पर दोनों का जो चार्ज है वो क्या है, डिसबैलेंस है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो जोड़ देते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ई माइनस, और ये हो जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेस्ट मास 0 लेते हैं। क्यों 0 लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का रेशियो निकालिएगा ना, तो ये आता है 1:1856 के अराउंड, यानी कि 1/1856। कितना छोटा नंबर चला जाता है ये। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जब हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मास को 0 ले लेते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने 0 लिया। इससे मेरे पास फायदा क्या हुआ कि ये 1 और 0 जब एलएचएस में ऐड किया तो आया 1, और आरएचएस में भी क्या है 1। और जब एलएचएस में हमने चार्ज को ऐड किया 1 और -1, तो ये हो गया 0, और आरएचएस का भी चार्ज मेरा क्या है 0। इक्वेशन कंप्लीट हो गई। पर एक एनर्जी का डिसबैलेंस आ रहा था, उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एंटी न्यूट्रिनो को इंट्रोड्यूस कर दिया, एंटी न्यूट्रिनो। जब बीटा प्लस रिएक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि न्यूट्रिनो को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो का यूज करते हैं, बीटा प्लस में न्यूट्रिनो का यूज करते हैं। तो ये मेरा बेसिक रिएक्शन था, क्या, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का ये बेसिक कन्वर्जन था, यही होता है बीटा माइनस डीके। अब इसी चीज का यूज आता है बड़े बड़े इक्वेशंस में। तो एक बीटा माइनस जो रेडिएशन निकलती है ना, वो इस तरीके से निकलती है। अब सपोज करो एक बड़े से एटम से बीटा माइनस निकल रहा है, तो क्या होगा, इसका डीके इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये मेरा पेरेंट हो जाएगा, ये डॉटर, ये बीटा, और ये साथ में क्या आ जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो पूरा बीटा है उसका जो मेरा वो होता है, क्या कहते हैं, जो मास नंबर होगा वो क्या जाएगा, वो -1 जाएगा। और जो इसका, सॉरी, एटॉमिक नंबर -1 जाएगा, और जो मास नंबर होगा वो क्या देंगे, हम 0 लेंगे, क्योंकि मास इसका एक्चुअल में 0 हो जाता है। तो इसको जो डिनोट करते हैं वो ऐसे करते हैं, -1 और 0। अब अगर मैं बीटा को ऐसे डिनोट कर रहा हूं तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब सपोज करो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होता है, मैंने बस एक एक्स पार्टिकल लिया, उसमें ये ऐसे था, और उसमें से ना मेरा एक बीटा पार्टिकल निकल गया, -1, 0, और एक एंटी न्यूट्रिनो। अब मुझे बताना है कि वाई की इक्वेशन कैसे बन रही होगी इस केस में। तो मैं बस वही सिंपल सा कन्वर्जन जो मैं पहले करते आ रहा हूँ, एडिशन, वो एडिशन यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे मेरे पास z है, इसका एटॉमिक नंबर, इसका -1 है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूं कि ये z हो जाए, ऑफ कोर्स z+1, z+1 प्लस -1 क्या हो जाएगा, आरएचएस में आ जाएगी z, और एलएचएस में भी z है। अब यहाँ पे a है इसका मास नंबर, इसका मास नंबर 0 लिया गया है, तो इसका मास नंबर क्या लेंगे, a ही ले लेंगे। क्यों, क्योंकि a+0 = a। और एंटी न्यूट्रिनो का मैंने आपको बताया कि कोई रोल होता ही नहीं है, वो तो बस एनर्जी होती। तो ये हो गया आपका क्या, डीके इक्वेशन ऑफ बीटा माइनस, डीके इक्वेशन ऑफ बीटा माइनस। ठीक है, तो ये था आपका बीटा माइनस का डीके इक्वेशन। अब देखो, आफ्टर बीटा माइनस डीके, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो डिक्रीजेस। इस रेशियो का काम क्या होता है, इस रेशियो का काम आप आगे देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इस रेशियो का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का। अभी के लिए समझिए कि रेशियो डिक्रीज क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग का जो हमने सबसे पहला पार्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि बीटा माइनस डीके में एक्चुअली हो क्या रहा है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोटॉन के अंदर। अब अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोटॉन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन की जो नंबर्स है वो घट रही है, और जो प्रोटॉन्स की नंबर है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है। तो जब न्यूट्रॉन्स की नंबर घटेगी और प्रोटॉन्स की नंबर बढ़ेगी, तो क्या एनपी का रेशियो जो है वो डिक्रीज नहीं कर जाएगा। एक अगर एग्जांपल से समझे, तो सपोज करो कि पहले मेरे पास 10 न्यूट्रॉन थे, और जो प्रोटॉन थे वो मेरे पास मान लो 5 थे, ठीक है, 5 थे। एनपी रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या होगा, 10/5, यानी कि 2 आ गया मेरा एनपी रेशियो। अब क्या हुआ, बीटा माइनस डीके मेरा परफॉर्म हुआ, और जो मेरा न्यूट्रॉन का नंबर था वो घट गया। क्यों, क्योंकि मेरे जो 5 न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया इस बीटा माइनस डीके के कारण। तो अब मेरे पास न्यूट्रॉन कितना बच गया, 5, और प्रोटॉन कितना बच गया, 5 + 5 10। अब जब मैं न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो निकालूंगा तो ये क्या आएगा, 5/10, यानी कि 1/2। तो देखो ये 2 से 1/2 हो गया, 2 से हो गया 1/2, यानी कि जो मेरा एनपी का रेशियो है वो क्या हो गया,
एनपी का रेशियो डिक्रीज कर गया, किसकी वजह से, बीटा माइनस डीके की वजह से एनपी का रेशियो था वो डिक्रीज कर गया। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इस एनपी के रेशियो का काम क्या है ये नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताने के लिए एनपी रेशियो का यूज किया जाता है, और इस बात को गेस करने के लिए कि किसी न्यूक्लियस से अल्फा रे निकलेगा या बीटा रे या गामा रे, उसके डिसाइड करने के लिए हम लोग एनपी रेशियो का यूज कर रहे होते हैं। चलो तीसरा पॉइंट क्या है, जो बीटा माइनस डिके है ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस अलोंग विथ एंटी न्यूट्रिनो। ये तो चीज हमने यहाँ देख ही लिया कि हमेशा न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस से निकलता है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो आता है जो कि एनर्जी को बैलेंस कर रहा होता है। तो ये था हमारा बीटा माइनस डीके के बारे में। अब क्लियर सब कोई को बीटा माइनस डीके, कोई दिक्कत नहीं बीटा माइनस डीके में। चलो क्लियर है। दूसरे जो कि है बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू बीटा माइनस। बीटा माइनस में हम क्या कर रहे थे, जो कोर प्रोसेस था वो क्या था, एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो रहा था एक प्रोटॉन के अंदर। बीटा प्लस डीके में जस्ट अपोजिट होता है, जो प्रोटॉन है उसका कन्वर्जन हो रहा है किसके तरफ, न्यूट्रॉन के अंदर। द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस अंडरलाइंग बीटा माइनस डीके इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। तो एक जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, एक न्यूट्रॉन के अंदर। तो इसका अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा, सेम वही जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। प्रोटॉन मैंने लिया, इसका जो मास है उसको मैं कहता हूं ये 1 है, इसका जो चार्ज है उसको मैं क्या कहता हूं, इसका चार्ज 1 है। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है एक न्यूट्रॉन में, मैंने एक न्यूट्रॉन बना दिया। न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है, इसका मास 1 है। अब देखो, मुझे इतना तक ही कन्वर्जन करना था, प्रोटॉन को कन्वर्ट करना था न्यूट्रॉन में, मैंने कन्वर्ट कर दिया, पर अभी भी जो बैलेंस इक्वेशन है वो नहीं अचीव हुई है, मतलब कि कुछ और पार्टिकल रहा होगा। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन लगाया। इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 होता है, पर सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 करना होगा, तभी जाकर के ये चीज बैलेंस होगी। अब ये जो स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट हमको दिखा है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंटली प्रैक्टिकली ये अभी दिखा नहीं है किसी को, ना ये चीज अभी तक किसी ने देखी है, पर एज्यूम किया जाता है कि इस जो बीटा प्लस डीके का जो कन्वर्जन है फ्रॉम प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, वो इसी पॉजिट्रॉन की वजह से कन्वर्ट हो पाता है। तो इसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिसका कि मास 0 हो पर चार्ज +1 हो। और ऑफ कोर्स इसके साथ जो एनर्जी का डिसबैलेंस हुआ है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो फिर से एक नया फैंसी सा नाम लेके आओ। उस नाम को अगर एंटी न्यूट्रिनो कहा था, वो माइनस था, ये प्लस है, ये उसका एंटी है, तो एंटी का एंटी क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। तो इसको क्या देंगे, ये हो गया न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, काम सबके एक हैं, सिर्फ नाम बढ़ा करके सबकी मुश्किलें बढ़ाते रहो, यही काम है। वहां पे उसको कह रहे थे डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, उसके बाद उसको कहा एंटी न्यूट्रिनो, अब उसको न्यूट्रिनो कह रहे हैं। सबके काम एक है, सबको एनर्जी डिसबैलेंस को बराबर करने के काम आता है। तो ये हो गया मेरा जो कोर रिएक्शन था, किसका, बीटा प्लस का। ये हो गया मेरा कोर रिएक्शन ऑफ बीटा प्लस। अच्छा, बीटा प्लस को डिनोट कैसे करते हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा, बीटा 0 और प्लस, इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको बड़े न्यूक्लियस के इक्वेशन में रखना चाहूं, अब एक्स के इक्वेशन में, तो क्या होगा कि मैंने एक एक्स लिया, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, इसका डिसइंटीग्रेशन किया, इससे कुछ वाई बाहर आया, और एक बीटा प्लस पार्टिकल बाहर आया है, ये 0 है
और ये 1 है प्लस न्यूट्रिनो। अब मुझे इस चीज को सेटल डाउन करना है किस चीज को, इस वाली चीज को। यहाँ पे z है, यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी कहाँ गए, ये 1 है। एक सेकंड, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 0, हाँ ये आपका बीटा प्लस जा रहा है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे z का z रह जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास a-1 आ जाएगा। ये z और ये 0 मिलकर के क्या हो जाएगा z, और ये a-1 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये होता है आपका बीटा पार्टिकल और साथ में निकल रहा है न्यूट्रिनो। ये तो जानते ही हैं हम लोग कि न्यूट्रिनो इस प्रोसेस में निकलने वाला है। अच्छा, आफ्टर बीटा प्लस डीके एनपी रेशियो इंक्रीजेस। एनपी रेशियो इंक्रीज कैसे कर रहा है, अब बहुत बेसिक सी बात है कि एनपी रेशियो इंक्रीज कैसे करेगा, जो लॉजिक वहां लगाया था यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे किसके अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर। तो वो जो एग्जांपल मैंने लिया था वहां पे, सेम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि इनिशियली मेरे पास 10 न्यूट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। एनपी रेशियो कितना हो जाएगा मेरा, 10/5 यानी कि 2। अब क्या हुआ मेरा जो 2 मेरे पास प्रोटॉन थे, सपोज करो वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन के अंदर। अब न्यू केस में एक बीटा प्लस डीके हुआ और मेरे प्रोटॉन कन्वर्ट हो गए, तो अब मेरे पास न्यूट्रॉन बढ़ के हो गए हैं 12 और प्रोटॉन घट के रह गए हैं 3। अगर अब मैं एनपी रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, 12/3 यानी कि 4। डिफरेंस देखो, एनपी रेशियो मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि एक बीटा प्लस डीके से एनपी रेशियो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और तीसरा पॉइंट जो उसमें भी हमने पढ़ा था कि बीटा प्लस डीके के कारण क्या होगा, न्यूक्लियस से एक रेडिएशन निकलेगी, साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा। वहां पे एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा था, यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलेगा। तो पॉइंट्स आप देख सकते हैं, पॉइंट्स सेम ही जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ और निकल रहा है, वहां पर कुछ और निकल रहा है, बस प्लस और माइनस का अंतर है, एंटी एंटी का अंतर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे +1 जा रहा है, वहां पे -1 जा रहा था। चलिए, ये चीजें क्लियर है आप लोगों को, बीटा प्लस डीके। आज की पूरी क्लास क्लियर है, अल्फा डीके, बीटा डीके के 2 पार्ट, बीटा प्लस बीटा माइनस, सारी प्रॉपर्टीज अल्फा और बीटा की, रेडियो एक्टिविटी का जो डेफिनेशन था वो, सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं इस चीजों में। चलो बढ़िया, क्लियर है। तो अब एक और रे हमारा बच गया है, गामा रे, गामा डीके बच गया है, उसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे, गामा डीके को। और कल की क्लास में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे, कल कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट भी यूज होने वाला है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज कल की क्लास में इंटीग्रेशन को रिवाइज करके आइएगा। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले जो लॉग एन का इंटीग्रेशन वगैरह है वो यूज होने होंगे वहां पे, क्योंकि हम लोग रेडियो एक्टिव डिके का जो इक्वेशन है ना, उस एक्चुअल इक्वेशन को डेराइव करेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सपोज करो टाइम के हिसाब से कितना रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। अगर अभी मेरे पास t = 0 पे 100 न्यू एटम बचे हुए हैं, तो 5 घंटे बाद अगर एक रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है तो उसके बाद कितने एटम बचेंगे मेरे पास, 100 कितने एटम डिके कर जाएंगे, कितने बचेंगे, इन सब चीजों को कल डिस्कस कर रहे होंगे। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा जिसकी वजह से सब कुछ सॉल्व होगा, उसको डिराइव करेंगे। तो इंटीग्रेशन कल रिवाइज करके आइएगा, खास करके जो लॉग का इंटीग्रेशन है उसको रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।